everyone, I hope you all are doing good in your studies. तो नॉर्सेट का जो 5 का प्री का एग्ज़ाम है उसकी लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, जिससे आपका लास्ट मिनट का जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं ट्राई करूँगी कि आपके लिए एक और वीडियो अपलोड कर दूँ जिसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। सो MCQs ही करेंगे हम। प्री के ओरिएंटेशन में ही कुछ ऐसे MCQs हैं, इनमें ही मैं आपको और क्वेश्चंस बता दूंगी जो आने वाले हैं। बिकॉज ज़्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए आपको थोड़ा करवा के ये होगा कि आपका इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अपने पेपर को अच्छे से करना, ऑल द बेस्ट। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पूरा पेपर करके आना है, कॉन्शियसनेस मेंटेन करनी है और पेपर के 2-3 घंटे पहले कुछ नहीं पढ़ना, जस्ट अपने भगवान का नाम लो और पेपर के लिए चले जाओ। अपनी प्रेपरेशन अच्छे से करना और मेंस के पेपर के लिए रेडी रहो। जिसको लग रहा है कि मैं प्री में अच्छे से करके आऊँगा, और सभी करेंगे, अगर आपने मेहनत की है तो भगवान फल ज़रूर देंगे। सो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। व्हाट शुड द नर्स डू टू असेस द न्यूरोवास्कुलर स्टेटस ऑफ एक्सट्रीमिटी कास्टेड फ्रॉम द एंकल टू द थाई। अगर किसी की कास्ट लगी हुई है एंकल से लेके थाई तक, तो आप न्यूरोवास्कुलर स्टेटस कैसे चेक करोगे? पालपेट करोगे, फीमोरल आर्टरी को असेस करोगे, पॉजिटिव हॉर्मोन साइन, कंप्रेस एंड रिलीज करोगे, क्लाइंट्स के टोनेल्स इंस्ट्रक्ट करोगे क्लाइंट को कि फ्लेक्स करे एंड एक्सटेंड करे नील्स को। सो सबसे पहले आपको अगर किसी का न्यूरोवास्कुलर स्टेटस चेक करना है, एंकल से लेके थाई तक कास्ट लगी है, तो आप कंप्रेस एंड रिलीज करो टोनेल्स को। वहाँ पे कैपिलरी रीफिल टाइम जो होता है उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है, एंड उसका न्यूरोवास्कुलर स्टेटस वहाँ से पता चल जाएगा आपको कि कैसा चल रहा है। सो कंप्रेस एंड रिलीज द क्लाइंट्स टोनेल इज द फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी टू चेक द न्यूरोवास्कुलर स्टेटस ऑफ एन एक्सट्रीमिटीज। अगर इमीडिएट रीफिल हो रहा है, इट मीन्स कि उसका जो न्यूरोवास्कुलर स्टेटस है वो बिल्कुल सही है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। कैपिलरी रीफिल टाइम जो नॉर्मल होता है दैट इज लेस देन 2 सेकेंड। सो याद रखना, अगर कोई और क्वेश्चन भी आपको आता है CRT पे, रीफिल टाइम पे, तो लेस देन 2 सेकेंड जो है वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंसिंग प्री पोस्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। द टेंटेटिव डायग्नोज इज एंडोमेट्रियल कैंसर। विच फाइंडिंग इन द क्लाइंट हिस्ट्री आर रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद एंडोमेट्रियल कैंसर। अगर कोई पेशेंट है पोस्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वाला और वो एक्सपीरियंस कर रहा है पोस्ट मेंसिस वाला, मतलब मेंसिस के बाद ब्लीडिंग, सो उसका जो डायग्नोज है टेंटेटिवली अभी एंडोमेट्रियल कैंसर बना है, तो ऐसी कौन सी फाइंडिंग है जो रिस्क फैक्टर हो सकते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर का? सो ओबेसिटी, मल्टीपैरिटी, सिगरेट स्मोकिंग, अर्ली ऑनसेट ऑफ मीनोपॉज, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, प्रीवियस हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एंडोमेट्रियस है वो कैसे कैंसरस हो सकता है। देखो, सबसे पहले तो रिस्क फैक्टर होता है ओबेसिटी। अगर कोई पेशेंट मीनोपॉजल पे ओबीज है, तो ओबीज में क्या होता है कि जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं वो ज़्यादा ईस्ट्रोजन जो है वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, जिससे क्या होता है जो ईस्ट्रोजन है ज़्यादा एक्सपोजर होने की वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है। सेकेंडली, फिफ्थ ऑप्शन, फैमिली की हिस्ट्री है कैंसरस ग्रोथ की, तो जेनेटिकली भी उसको एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस हैं। एंड सिक्स्थ इज प्रीवियस हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर कोई हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेता है उसमें भी एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस है। सो ओबेसिटी कैसे था? बिकॉज रिस्क फैक्टर होता है जो एडिपोज सेल्स होते हैं, एडिपोज सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं ईस्ट्रोजन को। ठीक है, ईस्ट्रोजन को स्टोर करते हैं। द एक्सटेंट ऑफ एक्सपोजर टू ईस्ट्रोजन इज मोर सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर। सो multiparity, nulliparity is not a risk factor for endometrial cancer because of a increased in exposure to the estrogen, because multiparity and nulliparity में exposure हो जाता है estrogen का increase. Cigarette smoking is not identified as a risk factor of endometrial cancer. इसको अभी तक इसका risk factor identify नहीं किया है. Early onset of menopause is also not a
रिस्क फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर, बिकॉज इसमें भी जो होता है एक्सपोजर हो जाता है ईस्ट्रोजन से इंक्रीज। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सिगरेट स्मोकिंग अभी तक अगर आप फाइंड करोगे एंडोमेट्रियल कैंसर में, तो अभी तक इसको फाइंड नहीं किया गया है रिस्क फैक्टर, इसको नहीं माना जाता रिस्क फैक्टर। काफ़ी बुक्स में इसको टिक भी किया गया है, बट एज ऑफ द मेरे हिसाब से अगर आपको ऑर्थर्स बोल रहे हैं, अच्छे ऑर्थर्स बोल रहे हैं कि अभी इसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, सो इट इज़ नॉट अ रिस्क फैक्टर। ओबेसिटी इसलिए है क्योंकि एडिपोज सेल्स जो होते हैं वो ईस्ट्रोजन को स्टोर करते हैं, और जिसकी वजह से ज़्यादा रिस्क हो जाता है एंडोमेट्रियल कैंसर होने का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट हु हैज़ ब्रेस्ट कैंसर हैड पोस्ट लम्पेक्टमी कीमोथेरेपी इज नाउ scheduled for radiation on an outpatient basis, which is the important nursing intervention while the client is receiving radiation। तो ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट की पहले ही पोस्ट लम्पेक्टमी, उसका लंप जो है रिमूव किया गया है, कीमोथेरेपी हो रखी है, और नाउ उसको रेडिएशन के लिए एज अ आउट पेशेंट जो है स्केड्यूल किया गया है। सो इसमें से इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन इस क्लाइंट के लिए क्या रहने वाली है, रेडिएशन को लेके, रेडिएशन थेरेपी को लेके। Assess the radiant site daily for redness or irritation. Rinse the radiant site with an antibacterial solution after each treatment. Instruct the client to apply lotion twice daily to the skin on the radiant area. Encourage the client to wear a snug fitting bra between radiation ट्रीटमेंट। सो इस वाले पेशेंट को जो रेडिएशन है वो डैमेज करती है स्किन को और उसको सेंसिटिव एंड फिब्राइल बना देती है। इसके लिए हमें उसको कहना है कि अपनी जो रेडिएशन वाली साइट है उसको डेली रेडनेस एंड इरिटेशन के लिए असेस करना है, और जो रेडिएशन साइट है शुड बी क्लीन ओनली विद वाटर, नॉट एनी बैक्टीरियल सॉल्यूशन। लिख लेना, जो भी रेडिएशन साइट होती है जहाँ पे रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है उसको कभी भी एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन से नहीं, सिंपल वाटर से ही क्लीन करते हैं। एंड दिस इज कॉन्ट्राडिक्टेड, लोशन में कंटेन कंपाउंड्स दैट अल्टर द डायरेक्शन ऑफ एक्सरे। सो जो लोशन भी है वो भी हम कभी भी एक्सरे से पहले, रेडिएशन देने से पहले नहीं देते उस पेशेंट को, क्योंकि वो उसकी रेज को डाइवर्ट कर सकता है। एंड स्नग फिटिंग ब्रा भी हमने नहीं बोलनी। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज इम्पॉर्टेंट, हम उस पेशेंट को ये ज़रूर करने को कहेंगे। नेक्स्ट है, द सर्विक्स ऑफ अ क्लाइंट इन लेबर इज डायलेटेड 8 सेंटीमीटर। शी टेल नर्स दैट शी हैज़ अ डिज़ायर टू पुश एंड बिकमिंग इंक्रीजिंगली अनकंफर्टेबल। शी रिक्वेस्ट पेन मेडिकेशन, हाउ शुड द नर्स रिस्पॉन्स। ठीक है, सो क्या बोल रहा है कि एक वुमेन है, उसका सर्विक्स 8 सेंटीमीटर डायलेटेड है और वो कह रही है कि अब मुझे पुश करने की अर्ज हो रही है और वो अनकंफर्टेबल हो रही है। सो वो कह रही है कि मुझे पेन मेडिकेशन लगा दो। तो नर्स क्या बोलेगी, हेल्प हर टू टेक पैंटीज ब्रीदिंग, prepare the breathing bed for the birth, assist her to out of the bed to the bathroom, administer the prescribed Cetadol या फिर Buthrenphenol। सो इस वाले पेशेंट को हम क्या करेंगे कि अप्रोप्रिएट ब्रीदिंग टेक्निक्स देंगे, बिकॉज वो अब लैट जो हमने पढ़ा था, जिन बच्चों ने पढ़ा है मेरे से, लैट लेटेंट एक्टिव एंड ट्रांजिशनल फेज, वो पेशेंट 8 सेंटीमीटर पे ट्रांजिशनल फेज पे पहुंचता है। सर्विक्स डायलेट जो है ट्रांजिशनल फेज में होता है 8 सेंटीमीटर। सो हम उसे ट्रांजिशनल फेज पे ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में बताएंगे ताकि जो क्लाइंट है वो जल्दी जो क्या है ना करे, अर्ली पुशिंग ना, जल्दी पुशिंग ना करे। बिकॉज जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी पुश करती है और वो अनकंफर्टेबल होती है तो वो पूरी पेन्स जो है वो नहीं लेती, वो पूरी पेन लेके पुश नहीं करती, वो जल्दी पुश करने लग जाती है। तो हम उसे क्या सिखाएंगे, हेल्प हर टू टेक पेंटी ब्रेथ्स। ठीक है, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस आपने नहीं देने क्योंकि ट्रांजिशनल फेज में आप कुछ नहीं देते, बिकॉज इट्स नियर बाय द बर्थ, बेबी का बर्थ होने वाला है, बिकॉज 8 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका है मदर का सर्विक्स।
नेक्स्ट है नर्स एडमिनिस्टर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ विटामिन के टू द न्यूबॉर्न, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंजेक्शन। तो विटामिन के का इंजेक्शन न्यूबॉर्न में क्यों लगाया जाता है, ताकि इंटेस्टाइनल फ्लोरा काउंट मेंटेन रहे, प्रमोट हो सके प्रोलिफिकेशन ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लोरा, स्टिमुलेट हो सके विटामिन के प्रोडक्शन इन द बॉडी, प्रोवाइड करे प्रोटेक्शन अंटिल इंटेस्टाइनल फ्लोरा इज नॉट इस्टेब्लिश। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो विटामिन जो के है इंजेक्शन वो हेमरेजिक डिसीज से पेशेंट को, जो न्यूबॉर्न होता है सॉरी, उसको बचाता है हेमरेजिक डिसीज से, बिकॉज जो न्यूबॉर्न होता है उसमें जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा होती है वो बर्थ टाइम पे एब्सेंट होती है, और जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है वही सिंथेसाइज करती है विटामिन के को। सो जब बेबी में इंटेस्टाइनल फ्लोरा ही एब्सेंट है तो विटामिन के सिंथेसाइज नहीं होगा, इसीलिए उस बेबी को हम एट द बर्थ टाइम पे ही विटामिन के का इंजेक्शन लगा देते हैं। सो ऑप्शन 4, ताकि जब तक इंटेस्टाइनल फ्लोरा इस्टेब्लिश नहीं होती तब तक उसको हैमरेज ना हो, ब्लीडिंग ना हो, विटामिन के हम दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ चाइल्ड विद एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस रिक्वेस्ट अ स्नैक विच इज द मोस्ट थेराप्यूटिक सिलेक्शन ऑफ फूड द नर्स कैन प्रोवाइड। अगर किसी को स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अब आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द नेफ्रॉन्स, ठीक है, नेफ्राटिक सिंड्रोम एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी को स्ट्रेप्टोकोकल पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल हुआ है और वो स्नैक्स मांग रहा है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा स्नैक कौन सा नर्स इसमें से चूज़ करेगी। सो पीनट, प्रेटजल्स, बनाना, एप्पल सॉस, तो हम उसको देते हैं एप्पल सॉस। बनाना क्यों नहीं देने, क्योंकि ऑलरेडी किडनी क्या है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही। पोटाशियम अगर और दे देंगे तो पोटाशियम का लेवल जो है बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। जो पीनट्स होते हैं वो सोडियम में हाई होते हैं, तो फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा करेंगे, क्योंकि सोडियम क्या करता है, बॉडी में फ्लूइड रिटेन करता है ना, तो पीनट्स में सोडियम ज़्यादा होता है, फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा होगी, सो ये भी नहीं हम करेंगे। प्रेडाल्जिल्स क्या होते हैं, सोडियम में हाई होते हैं, ये भी फूड रिटेंशन ज़्यादा करते हैं। सो ये सब चीज़ें नहीं देंगे, सिर्फ हम उसको एप्पल सॉस देंगे जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, ना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोडियम देगी पेशेंट को, ना ज़्यादा अमाउंट ऑफ पोटाशियम देगी। नेक्स्ट है हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर्स डेली स्पूटम स्पेसिमन टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द क्लाइंट विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर द नर्स टू कलेक्ट दिस स्पेसिमन। अगर किसी फिजिशियन ने स्पूटम स्पेसिमन लेने के लिए कहा है नर्स को क्लाइंट से, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम कौन सा होगा स्पूटम स्पेसिमन लेने का फ्रॉम द पेशेंट। तो हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज आफ्टर एक्टिविटी, बिफोर मील, ऑन अवेकिंग, बिफोर अ रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट। सो कभी भी आप स्पूटम कल्चर लो या फिर यूरिन स्पेसिमन लो तो ऑन अवेकिंग या फिर मिड स्ट्रीम यूरिन लेते हैं। यूरिन में तो मिड स्ट्रीम आता है ना, पर स्पूटम में हम क्या करते हैं, जैसे ही पेशेंट उठता है तभी उसका जो स्पूटम लेते हैं। मैम ऐसा क्यों लेते हैं, क्योंकि क्या होता है जब आप सोते हो तो जो आपकी म्यूकस सिक्रीशन है रेस्पिरेटरी ट्रैक से, जो आपकी म्यूकस सिक्रीशन है रेस्पिरेटरी ट्रैक से, वो मूव करती हैं स्लोली टू द थ्रॉट तक, वो बहुत स्लोली मूव करती हैं, क्योंकि आप सीधे लेटते हो। तो जब आप उठते हो तो जो आपका सिलरी मोशन है सिक्रीशन का वो ज़्यादा विगरसली होता है, जो कि फैसिलिटेट करता है एक्सपेक्टोरेशन को, ताकि अच्छा सा कलेक्शन जो है स्पेसिमन कलेक्शन में आ पाए। समझ गए? जो म्यूकस सिक्रीशन होती है रात को आपकी थॉट तक आ जाती है स्लोली क्योंकि आप सीधे लेटते होते हो। तो जब आपका सिलरी सुबह उठ के जब आपके सिलरी मोशन होते हैं वो एक्सपेक्टोरेट करने में हेल्प करते हैं। सो दिस इज़ द good time to collect the sputum culture. Next है which factor is essential to consider when a nurse evaluate whether a unit environment is conducive to psychological safety for confused client with dementia। तो इसमें से कौन सा फैक्टर जो है इम्पॉर्टेंट है जब नर्स इवेल्युएट कर रही है कि जो उसने इन्वायरमेंट बनाया है, कंडक्ट किया है साइकोलॉजी सेफ्टी के लिए, किस पेशेंट की, कन्फ्यूज्ड और डिमेंशिया वाले की, तो कौन सा फैक्टर एसेंशियल होना चाहिए। नीड्स आर मेट इंटायरली, नर्सिंग केयर इज़ फ्लेक्सिबल, रियलिस्टिक लिमिट्स एंड कंट्रोल्स आर सेट, फिजिकल सराउंडिंग एंड क्लीन एंड ऑर्डरली। सो इस पेशेंट में जो
कंफ्यूज होता है और डिमेंशिया वाला, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा जल्दी सब चीज़ें भूल जाता है। तो रियलिस्टिक लिमिट्स होनी चाहिए और कंट्रोल्स आर सेट होने चाहिए। अब मैम ऐसा क्यों? क्योंकि जो कंफ्यूज्ड क्लाइंट होते हैं उनको कंफर्ट और सिक्योरिटी चाहिए होती है अपने इन्वायरमेंट में। तो जो रियलिस्टिक लिमिट्स है एंड कंट्रोल्स, उनकी जो सेल्फ रेगुलेशन है वो कम कर देंगे, ठीक है। तो वो खुद से कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा, उनको सब कुछ पता चलेगा, टाइम प्लेस और जगह से ओरिएंटेड रहेंगे। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, ए क्लाइंट इज एक्सट्यूबेटेड इन अ पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट फॉर आफ्टर सर्जरी, फॉर विच कॉमन रिस्पॉन्स शुड द नर्स बी अलर्ट व्हेन मॉनिटरिंग द क्लाइंट फॉर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अगर किसी क्लाइंट को एक्सट्यूबेटेड किया गया है एनेस्थीसिया में, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में सर्जरी के बाद, तो कौन सा कॉमन रिस्पॉन्स है जो कि नर्स को मॉनिटर करना है, जो कि उसे अलर्ट करेगा कि मे बी पेशेंट को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। सो कैसे पता चलता है? जब पेशेंट को जो ब्रेन को ऑक्सीजन है वो इनएडिक्वेट जाती है और पेशेंट जो है रेस्टलेस एंड बिहेवियर चेंजेस दिखाता है। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है, जैसे ही वो पेशेंट को देखेगी कि वो रेस्टलेस है, उससे उसे पता चल जाएगा कि जो इंट्यूबेट किया है हमने पेशेंट को, एक्सट्यूबेट इंट्यूबेट नहीं लिखा, एक्सट्यूबेट लिखा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जब भी पेपर करोगे। एक्सट्यूबेट किया है तो पेशेंट जो है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा रहा है, उसका फर्स्ट साइन होगा रेस्टलेसनेस, ठीक है। द पल्स इंक्रीज विद सेरिब्रल हाइपोक्सिया, कभी भी पल्स डिक्रीज नहीं होती, हमेशा पल्स इंक्रीज होती है जब भी सेरिब्रल हाइपोक्सिया होता है। थर्ड है, प्यूपिल डायलेट विद द सेरिब्रल हाइपोक्सिया, नॉट कॉन्स्ट्रिक्ट, हमेशा डायलेट होते हैं जब भी सेरिब्रल हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब याद रखना ब्रेडिकार्डिया एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल किस में देखे जाते हैं। अ क्लाइंट विद द मेजर डिप्रेशन इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, व्हाट इज द मोस्ट थेरेप्यूटिक इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन। अगर कोई क्लाइंट मेजर डिप्रेशन वाला है, एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरेप्यूटिक इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहने वाली है? सो देखो, इंट्रोड्यूसिंग द क्लाइंट टू वन अदर क्लाइंट, requiring participation in therapy selection, encouraging interaction with other small groups, या फिर conveying an attitude of concern that is not intrusive। सो पहली बात तो यहाँ पे बात किस पेशेंट की हो रही है? डिप्रेशन वाले की। मोस्ट थेरेप्यूटिक नर्सिंग इंटरवेंशन इस पेशेंट में रहती है कि जब आप एक एटीट्यूड कंसर्न, इंट्रूसिव नहीं, कंसर्न वाला एटीट्यूड उस पेशेंट की तरफ लेके जाते हो, क्योंकि दिस अप्रोच ये जो अप्रोच है क्लाइंट को अलाउ करती है कि वो एक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप डेवलप कर पाए। फोर्स नहीं करना आपने कोई भी इंटरवेंशन, उसको कंसर्न दिखाना है कि मैं तुम्हें हेल्प करना चाहती हूँ, ये नहीं कि मैं नर्स हूँ मैं करूँगी ये। हमें हमेशा एक एटीट्यूड कंसर्न वाला रखना है, इंट्रूसिव वाला नहीं रखना। जो डिप्रेस्ड क्लाइंट होता है वो खुद से मूव नहीं करता रिलेशनशिप बनाने के लिए, इसलिए उसको खुद दूसरे पेशेंट्स को खुद उसके पास जाना पड़ेगा और नर्स को भी खुद क्या करना पड़ेगा? स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डिप्रेस्ड पेशेंट कम इंटरैक्ट करता है सोशली। So next है, during the first trimester a client tells a nurse at a prenatal clinic that she is frequently feel nauseated. What should the nurse teach her about reducing the nausea? So first trimester में जो client है नर्स को बता रही है कि मेरे को नोजिया फील हो रहा है, सो नर्स उसको क्या बोलेगी, टीच करेगी नोजिया के बारे में, नोजिया को कम करने के बारे में। Eat small and frequent meal, take an antacid between meals, drink cinnamon tincture before rinsing, take demenhydrinate at bed time. So due to the increase in HCG level in the early pregnancy, patient को nausea and vomiting होता है। तो जो स्टमक है टू मच फुल भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा खाली भी नहीं होनी चाहिए। उस पेशेंट को हम क्या कहेंगे कि स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट्स ले, तभी तेरा नोजिया जो है वो कम होगा। क्यों होता है ये? क्योंकि HCG ह्यूमन क्रॉनिक गैडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाता है।
नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, व्हाट कॉम्प्लिकेशन आर मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद COPD। अगर एक नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की, उसको COPD है, हिस्ट्री है, सो ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशन है जो कि COPD से अराइज हो सकती है? कार्डियक प्रॉब्लम, जॉइंट इन्फ्लामेशन, किडनी डिसफंक्शन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। सो सबसे पहली जो कॉम्प्लिकेशन COPD से अराइज हो सकती है दैट इज कार्डियक प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि जब किसी को COPD होता है तो उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, जो कि राइट साइड वाले हार्ट में, राइट साइड के हार्ट में क्या करता है? प्रेशर इंक्रीज, हार्ट हाइपरट्रॉनिक्स, जिसको हम कॉर पल्मोले क्या बोलते हैं? कॉर पल्मोनेल, कॉर पल्मोनेल भी बोलते हैं, ठीक है। वो राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर कॉज करता है बिकॉज इंक्रीज्ड प्रेशर फ्रॉम इन द राइट साइड ऑफ द हार्ट, जिसकी वजह से उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है और उसका राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर हो सकता है। सो जो कॉम्प्लिकेशन अराइज होती है एसोसिएटेड विद COPD इज अ कार्डियक प्रॉब्लम्स, ठीक है, बिकॉज राइट वेंट्रिकुलर dysfunction. So this is the question. Next question है, a new parents ask a nurse how to care for a baby's umbilical cord stamp, what should the nurse include in the teaching? ये सारे question बहुत important है, कर लेना। अगर एक पेरेंट है नर्स से पूछ रहा है कि वो अपनी umbilical cord stamp को कैसे केयर करे, तो नर्स टीचिंग में क्या इंक्लूड करेगी? एक्सपेक्ट अ मॉडरेशन अमाउंट ऑफ ड्रेनेज, कीप द एरिया मॉइस्ट विद sterile normal saline, प्रोवाइड स्पॉन्ज बाथ until the stamp falls off, cover the site with a small sterile dressing twice a day। सो क्या होता है जब भी किसी को स्टैम्प कॉर्ड होती है, वो साफ, मतलब जो कॉर्ड होती है अम्बिलाइकल कॉर्ड स्टम्प होती है, मोस्टली वैसे तो 1 से 3 वीक्स के अंदर वो क्या हो जाती है? फॉल ऑफ हो जाती है। सो हम इन पेशेंट को एजुकेट करते हैं, जब भी इसकी कॉर्ड केयर करते हैं तो उस पेशेंट को हम स्पॉन्ज बाथ देते हैं अंटिल जो है जो स्टम्प्स है खुद फॉल ऑफ नहीं हो जाती, ठीक है। उसको बेबी टब में नहीं बिठाते बिकॉज जो मॉइस्चर है वो डीले कर सकता है कॉर्ड स्टम्प को फॉल होने में। सो उसको हम सिर्फ स्पॉन्ज बाथ देते हैं। अगर उसके ड्रेनेज हो रही है यहाँ पे कॉर्ड स्टम्प पे, तो इट मीन्स उसके इन्फेक्शन हो चुका है। सो ये हमें ध्यान में रखना है कि अगर हमें ड्रेनेज देखने को मिलती है तो हमें उसको देखना है कि इन्फेक्शन हो रहा है। अगर मोस्ट और स्टेराइल नॉर्मल सलाइन आप रखोगे, ऑलवेज जो अम्बिलाइकल कॉर्ड की स्टंप पे मॉइस्चर रखोगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसलिए कभी भी आपने मॉइस्ट और स्टेराइल नॉर्मल सलाइन वाले ऑप्शन को टिक नहीं करना। तीसरा ऑप्शन है हमेशा कवर को कवर्ड विद डीले ड्राइंग करना है। कीप द कॉर्ड स्टंप कवर्ड डीलेज ड्राइंग, ठीक है। सो क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर नॉर्सेट के पेपर के लिए। सो मैं चाहती हूँ कि आप सब क्लियर करके आए। जो मेरे चैनल पे है, मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े पड़े हैं, नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं। सो अगर आप कर रहे हैं तैयारी और अब आपको आगे नॉर्सेट 6 की भी प्रेपरेशन करनी है, कोई बच्चा नॉर्सेट 6 वाला है तो मेरे से ऐसी ही वो प्रेपरेशन कर सकता है। इस नंबर पे कॉल या फिर कांटेक्ट करके वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। कोई भी बैच हमारा ज्वाइन कर सकता है। बहुत ही अच्छा स्टडी करवाते हैं। थ्योरी बैच अलग है, MCQ बैच अलग है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच अलग है। उसमें ऑल एम्स प्रीवियस पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, उन पे डिस्कशन होती है, डाउट क्लासेस रखी जाती हैं। सो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्सेट 6 की प्रिपरेशन, GK एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझा के ट्रिक्स से कराए जाते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्जाम। और इस नंबर पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल करिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लास्ट टाइम प्रिपरेशन है। सो ऑल द बेस्ट एंड डू प्रिपरेशन फॉर योर मेंस। बाय।